हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि अभी स्टूडेंट्स के नए सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ नए नए वीडियोस, ताकि आप अपनी स्टडी जो है, स्कूल खुले चाहे ना खुले, लेकिन आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 बेसिक साइंस, जो बुक का नाम है उसका चैप्टर नंबर 1। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली थी, लेकिन वो गलती से मेरे कुछ छोटे छोटे भतीजों ने उन्हें डिलीट कर दिया था, तो वो सारा मैटर डिलीट हो गया था। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस दोबारा अब अपलोड करने जा रही हूँ। तो उसी के साथ आई विल ट्राई के इसमें वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड इट्स नेचर। दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी मैटर की बनी हुई है। अब ये मैटर है क्या, इसका नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यू सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू। आप अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो। सम ऑफ दीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी होती हैं। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भारी होंगी, और कुछ चीज़ें इतनी हल्की होंगी कि आप उसको एक हाथ से उठा सकते हैं, इवन एक उंगली से उठा सकते हैं। यू कैन टच और होल्ड ऑल दीज थिंग्स। आप इन सारी चीज़ों को टच कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। यू कैन डू सो बिकॉज दे आर ऑल मेड ऑफ वट इज़ कॉल्ड मैटर। आप इन्हें पकड़ सकते हो और होल्ड करके रख सकते हो और टच कर सकते हो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है, मैटर की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैटर है क्या, तो उसके बारे में देखते हैं। एयर टू इज मेड अप ऑफ मैटर। अब मैंने कहा कि जिसे हम छू सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो मैटर है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हवा भी मैटर है, लेकिन हवा को हम छू सकते हैं, हवा को हम फील कर सकते हैं, हवा को हम होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। When you inflate a balloon, you trap air inside it। तो इसका आंसर क्या है कि हवा को हम एक गुब्बारे के अंदर ट्रैप कर सकते हैं। बट देर आर मैनी थिंग्स यू कैन नॉट टच और होल्ड। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप ना टच कर सकते हो, ना ही होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी थिंग्स वेयर देयर इज लाइट बट नॉट इन द डार्क। जैसे आप कुछ चीज़ों को देख सकते हो जब लाइट होती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है आप उसको नहीं देख सकते हो। कैन यू होल्ड लाइट इन योर हैंड। तो क्या आप रोशनी को अपने हाथ में पकड़ सकते हो। यू फील वार्म व्हेन द सन शाइन्स। जब सूरज चमकता है तो आपको गर्माहट महसूस होती है। कैन यू होल्ड वार्मथ। क्या इस गर्मी को आप पकड़ सकते हो। यू कैन नॉट, आप नहीं पकड़ सकते। दिस इज बिकॉज लाइट एंड वार्मथ आर नॉट मेड ऑफ मैटर, दे आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी। वो इसीलिए क्योंकि लाइट रोशनी और वार्मथ गर्मी, ये दो चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है। ये क्या है फिर, ये एनर्जी की फॉर्म्स है। कौन सी फॉर्म्स, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। एनीथिंग दैट कम अक्रॉस इज ईदर मैटर और एनर्जी। जो भी आपको आसपास दिखाई देता है, महसूस कर सकते हो, वो क्या है, या तो वो मैटर हो सकता है या तो वो एनर्जी हो सकती है। अब एनर्जी का तो आपको पता चल गया, मैटर का कॉन्सेप्ट अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, मैटर की डेफिनेशन, कि एक्चुअल में ये मैटर है क्या, किस बला का नाम है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस, खुद को रखने के लिए जगह घेरती है, एंड हैज मास, और जिसका कुछ खास वजन होता है, उसी को हम बोलेंगे मैटर। द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। द एयर दैट वी ब्रीथ, जिस हवा से हम सांस लेते हैं। एंड द क्लॉथ्स दैट वी वेयर, और जो कपड़े हम पहनते हैं। ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें मैटर से बनी है। अब इनमें से कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, इन सब का वजन होगा, और ये सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती होंगी। अ बुक, अ पेन, अ चेयर एंड अ टेबल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। अब ये सारी चीज़ें भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इनका मास होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर है। ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस इज ईजी टू अंडरस्टैंड। अब कोई चीज़ जगह घेर रही है, ये समझना तो आसान है। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब कोई चीज़ जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके लिए हम खास टर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम।
एग्जाम्पल क्या है इसका? द स्पेस अ फुटबॉल ऑक्यूपाइज इज ग्रेटर दैन द स्पेस अ टेनिस बॉल ऑक्यूपाइज। अब एक टेनिस बॉल जितनी जगह लेगी और एक फुटबॉल जितनी जगह लेगा वो दोनों में फ़र्क होगा। तो सो द वॉल्यूम ऑफ अ फुटबॉल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ टेनिस बॉल। तो फुटबॉल का जो वॉल्यूम होगा, फुटबॉल जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका वॉल्यूम है और वो उससे टेनिस की बॉल से वो ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है। यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज़ मास व्हेन यू लिफ्ट और वे इट। जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं या फिर उसको तोलते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस चीज़ का कुछ खास मास होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड इट्स मास। अब एक मैटर जो है उसके अंदर कितनी अमाउंट उस मैटर की है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी अमाउंट मैटर की है उसको हम उसका मास बोलते हैं। एक सब्सटेंस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। अब उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास बोलेंगे। एज द मास इंक्रीजेज सो डज द वेट। जैसे जैसे उसका मास बढ़ता जाएगा यानी कि उसके अंदर मैटर का जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका वजन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अ फुल ग्लास ऑफ वाटर वेज मोर देन दैट ऑफ अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो पानी का अगर फुल ग्लास होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा और आधे ग्लास का वजन कम होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आधे ग्लास में पानी जो है उसका मैटर कम होगा और पूरे ग्लास में ज़्यादा होगा। इसी वजह से हम किसी चीज़ का मास जो है उसका वेट जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट एयर टू इज मेड अप ऑफ मैटर। अब हमने पहले ही बोला कि हवा जो है वो भी मैटर की बनी हुई है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ In a later chapter, you will learn that air occupies space and has. What is happening, dude? Okay, continue. In a later chapter, you will learn that air occupies space and has mass. आगे चैप्टर्स में आप ये पढ़ोगे कि हवा जो है वो भी जगह घेरती है और उसका भी स्पेसिफिक मास होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं वो है एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? You already know that light and heat are not matter but forms of energy। अब हमने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर ली है कि लाइट और हीट जो है वो मैटर नहीं है, वो क्या है, एनर्जी की कुछ फॉर्म्स है। That they are not matter is now easier for you to understand. They do not have mass। अब वो मैटर नहीं है इसकी वजह से आपको ये चीज़ पता है कि उनका कोई मास नहीं है। रोशनी का कोई मास नहीं है, ओके, ना ही हीट का कोई मास है, बट दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क। लेकिन उनमें कुछ क्षमता है जो उनसे हम काम ले सकते हैं, काम करने की उनकी कैपेसिटी है। फॉर इंस्टेंस लाइट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड एंड हीट हेल्प्स यू कुक योर फूड। रोशनी जो है वो पौधों की मदद करती है उनका खाना बनाने के लिए, और हीट जो है वो हमारी मदद करती है हमारा खाना बनाने के लिए। सो एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर बट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो मैटर से एनर्जी अलग कैसे हुई कि एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर, कोई चीज जो मैटर नहीं है लेकिन उसमें कैपेसिटी है कुछ काम करने की, हमारे लिए कुछ काम करने की, उसको हम बोलेंगे एनर्जी। जैसे आगे एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बिजली जो है वो भी मैटर नहीं है, साउंड भी मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स फैन मूव एंड ट्रेन्स रन। बिजली की वजह से पंखे चलते हैं, बिजली की वजह से ट्रेन चलती है। साउंड मेक्स योर ईयर ड्रम्स वाइब्रेट सो दैट यू कैन हियर। अब मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने की वजह से क्या होगा, आपका जो फोन का या फिर किसी भी डिवाइस का जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो उसका जो स्पीकर है वो वाइब्रेट करेगा। उसकी वजह से जो एयर जो है, हवा जो है उसमें मैटर प्रेजेंट है, वो भी आगे से वाइब्रेट करके साउंड को आपके कानों तक पहुंचाएगा। तो साउंड एनर्जी क्या कर रही है यहाँ पर, हमारे ईयर ड्रम्स को यानी कि कान के परतों को हमारे वाइब्रेट करा रही है ताकि हम सुन पाए। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है एनर्जी एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू लाइट when we use electricity to light up our homes, offices and streets। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बिजली, बिजली की फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट की फॉर्म में। कब? जब हम उस बिजली को यूज करते हैं हमारे घरों में, हमारे कमरों की बत्तियां जलाने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। और जब इलेक्ट्रिक हीटर्स में हम उसको पावर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई दी जाती है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब सूरज की जो रोशनी है ना, वो भी तो एक एनर्जी है, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मैटर एंड एनर्जी का। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं और उसको हम क्लियरली इस चैप्टर में समझने वाले हैं। जो बात चैप्टर को समझने के लिए रिक्वायर्ड है वो है आपकी कंसंट्रेशन, कितने फोकस होकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने ध्यान के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। यू नो दैट व्हेन हीटेड
अ क्यूब ऑफ आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड द वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर। अब आपको पता है कि जब आइस क्यूब को मेल्ट किया जाता है, बर्फ के टुकड़े को मेल्ट किया जाता है, तो क्या होता है, वो एकदम उसकी फॉर्म जो है वो आइस से कन्वर्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है एंड द वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर। और वही पानी जो है वो भाप बनकर इवेपोरेट हो जाता है। कहाँ जाता है वो आसमान में चला जाता है ना। ऑन बीइंग कूल्ड, जब वो ठंडा होता है, द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, तो वही भाप बने वेपर्स जो हैं वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वो जो गैसियस फॉर्म थी वो दोबारा से कंडेंस हो रही है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एंड द वाटर अल्टीमेटली बिकम्स आइस, और वो वाटर दोबारा से बर्फ बन जाता है। अब ये सारा प्रोसेस होता क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे, आगे सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल वाटर, ये तीनों ही फॉर्म, जो बर्फ की फॉर्म थी, जो पानी की फॉर्म थी और जो भाप की फॉर्म थी, वो तीनों एक्चुअल में है क्या, तीनों ही पानी है, बट आर सेड टू बी इन डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन उनको ये बोला जाएगा कि वो तीनों ही अलग अलग स्टेट्स में हैं। आइस इज इन दी सॉलिड, आइस जो है, बर्फ जो है, वो उसकी फॉर्म क्या है, उसकी फॉर्म सॉलिड है। वाटर इज इन दी लिक्विड एंड द वेपर इज इन दी गैसेस स्टेट, तो पानी जो है वो उसकी फॉर्म क्या है, लिक्विड फॉर्म है, और जो भाप जो है, वाटर वेपर जो है, उसकी फॉर्म क्या है, गैसेस फॉर्म है। अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो बिहेव सिमिलरली, ऐसे ही बाकी के सब्सटेंसेज भी सिमिलरली बिहेव करते हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, दस मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, की मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं। वो कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब ये तीनों स्टेट्स जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल है। वो कैसे, जब हम बर्फ़ को लेते हैं, बर्फ़ को क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम रूम टेम्परेचर यानी कि हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है उस पर ऐसे ही कमरे में रख देंगे, तो क्या होगा, वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पिघल कर उसकी फॉर्म जो है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी पानी को अगर हम धूप में छोड़ दें या फिर अगर हम बॉयल करते हैं, तो क्या होगा, वो पानी भाप बनकर इवापोरेट हो जाएगा। अब वो भाप बना पानी जो है वो क्या करेगा, क्लाउड्स बना देगा। जैसे जैसे वो पानी एयर के साथ कंडेंस करता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, वो क्लाउड्स बनाएगा। अब वो क्लाउड्स में पानी जो है वो कंडेंस हो चुका है। कंडेंस्ड वाटर जो है दोबारा से रेन की फॉर्म में, यानी कि वो वेपर जो थे वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड बन जाते हैं और बारिश की फॉर्म में धरती पर वापस आते हैं। जब वो वापस आ जाती हैं धरती पर लिक्विड की फॉर्म में, तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिप्लेनिश कर देते हैं, वहीं से वो पानी हमारे घरों की किचन्स में वापस आ जाता है। इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वाटर की जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो तीनों ही आपस में इंटरचेंजेबल है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो हमने क्या अभी पढ़ना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं। अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉल्यूम का। तो एक सॉलिड जो है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसकी एक खास शेप भी होती है। अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। एक लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो ज़रूर रहता है, जैसे वो पानी जो है, अगर 1 लीटर की बोतल में हम हाफ लीटर यानी कि 0.5 लीटर पानी डालेंगे या फिर उसी पानी को हम 2 लीटर की बोतल में डाल देंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी जो शेप जो है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं रहती है। अ गैस हैज़ नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। इसी तरीके से गैस जो है उसकी ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही उसकी कोई फिक्स्ड शेप है। इट एज्यूम्स द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर। तो जिस भी कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है, ये उसी कंटेनर की वॉल्यूम और उसकी शेप जो है उसको एज्यूम कर देती है। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। यह मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए आपको दोबारा समझाऊंगी। लाइक वाटर, अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो चेंज देयर स्टेट्स ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड टू द राइट डिग्री। जैसे कि पानी, वैसे ही काफ़ी सारे और सब्सटेंसेज जो होते हैं वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेते हैं ऑन बीइंग हीटेड, या तो तब जब उनको हीट किया जाता है या फिर तब जब उनको कूल डाउन किया जाता है एट राइट डिग्रीज, यानी कि उसके लिए कुछ खास डिग्रीज में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर, जब हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इज सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन, यानी कि सॉलिड और लिक्विड की आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है।
ऑन बीइंग हीटेड टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब एक खास टेम्परेचर पर हम चीज़ों को हीट करते हैं, अ सॉलिड चेंजेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड, तो सॉलिड जो है उसी सब्सटेंस के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड। इसको क्या बोलेंगे? अब सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जब एक खास सॉलिड अपने खास टेम्परेचर पर अपने ही सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि पानी की जो आइस है ना, पानी से बनी हुई आइस क्यूब है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कार्बन एट 3500 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम एट 660 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन एट 1540 डिग्री सेल्सियस। तो सबका पिघलने का, मेल्ट होने का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो अलग है। ऑन बीइंग कूल्ड, a liquid changes into the corresponding solid at a temperature called its freezing point. अब इन लिक्विड्स को जब हमने वापस से ठंडा किया यानी कि कूल किया, तब ये एक खास टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएंगे, जिस खास टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है सब्सटेंसेस की, तब हम उनको क्या बोलते हैं? इज नोन एज फ्रीजिंग। उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द सेम एज दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड। ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि एक लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम होता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम रहता है। जैसे वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, वैसे ही आइस जो है वो सेम टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होती है। बर्फ़ बनी वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ़ पिघली वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर एट दिस टेम्परेचर, तो इस खास टेम्परेचर पर पानी भी दिखेगा आपको और बर्फ़ भी दिखेगी। So implies that a substance will exist in the solid state only below its melting point and in the liquid state only above it. इससे ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड तो रहेगा, लेकिन तब जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे इसका टेम्परेचर हो, और लिक्विड में तब रहेगा जब उसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा अबव है। Thus, substances ordinarily exist as solid. For example, carbon, aluminium, iron, gold, etc. have melting points higher than that of the room temperature. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ substances जो है वो आम तौर पर room temperature पर solid ही रहते हैं, क्योंकि they have melting point higher. उनका जो room temperature से जो normal temperature होता है उससे melting point जो है उसका temperature थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Similarly, substances ordinarily exist as liquids. For example, water, ethyl alcohol, acetone, mercury, etc. have melting points lower than that of the room temperature. ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में तब एग्जिस्ट करेगा जब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्करी एट्सेट्रा। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड गैस इंटर कन्वर्जन। लिक्विड और गैस की आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है? व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब एक लिक्विड को खास टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, इट फॉर्म्स बबल्स थ्रू आउट इट्स बल्क। वो अपने सारे के सारे बल्क में, यानी कि अगर पानी को बॉयल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो पानी ये नहीं कि वो उसकी ऊपरी सतह पर ही बबल्स बनेंगे। उसका मतलब ये है कि बल्क का मतलब ये है कि वो नीचे हो चाहे पानी, चाहे ऊपर हो, पानी जहाँ पर भी है हर जगह से बबलिंग क्रिएट करेगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बॉइलिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग एंड द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट, और वो खास तापमान जिस पर ये बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड फास्ट इनटू द गैसेस स्टेट। अब अपने इस बॉइलिंग पॉइंट पर एक कोई भी लिक्विड जो है उसका जो खास बॉइलिंग पॉइंट है, जब उसको वो खास बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है तो वो फटाफट से तेज़ी से अपनी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ वाई यू सी
ऑल द बबल्स। इसी वजह से आपको हर जगह पानी में बबल्स दिखाई देंगे जब उसको हम बॉयल कर रहे होंगे। अमंग कॉमन लिक्विड्स वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर तापमान बताया गया है कि कौन सा लिक्विड किस टेम्परेचर पर बॉयल करता है। पानी के उबलने का तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस, ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर अ लिक्विड स्लोली इवेपोरेट्स, दैट इज चेंजेस इनटू वेपर इवन विदाउट बॉइलिंग। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानकर हैरानी होगी कि चीज़ों को, लिक्विड्स को बिना उबाले भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी गैसीय स्टेट में, लेकिन धीरे धीरे। वो कैसे? यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर लेफ्ट ओपन टू द एयर स्लोली इवेपोरेट्स। आपने ये देखा होगा कि अगर पानी जो है ओपन में ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होता जाता है। अब ज़मीन पर पानी गिरा के देख लो, थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाएगा। कहाँ जाएगा? वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। अ सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट ओनली बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी कोई भी सब्सटेंस जो है अपने लिक्विड स्टेट में तभी रह सकता है जब उसका तापमान जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। So when a substance in the gaseous state is cooled, it will change to the liquid below its boiling point. तो कोई भी सब्सटेंस जब अपनी गैसेस स्टेट में होता है वो ठंडा होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है अपनी लिक्विड स्टेट में, लेकिन तब जब उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर उससे कम हो। द फिनोमिनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर लिक्विफेक्शन। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो पानी भाप बनकर उड़ गया है, गायब हो चुका है, वो पानी जो है, तो वो क्यों गायब हुआ है? क्योंकि जब वो गर्म हो जाता है तो गर्म जो है, उसकी गर्मी जो है वो हवा को भी गर्म कर देती है। अब गर्म हवा में वो मॉइस्चर वाला पानी प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, गर्म हवा जो है वो आसानी से उड़ सकती है। जब वो उड़ेगी तो वो स्लोली स्लोली राइज करती है, वाटर वेपर को लेके वो राइज करती है। राइज होने के बाद क्या होती है, वो आसमान में पहुंच जाती है, जहाँ पर हवा का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि वो जो वेपर्स वहाँ पर प्रेजेंट है वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। जब ये गर्म वेपर्स जो भाप बनकर उड़े थे अब ठंडे हो चुके हैं तो वो आपस में मिलने शुरू हो जाते हैं। जब वो मिलते हैं तब हम बोलते हैं कि उसका क्या प्रोसेस हो रहा है? कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। सिंपल भाषा में ये है कि जब गैसेस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसको बोल देते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट, आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेस। अब क्या जो वेपर्स हैं वो गैसेस से अलग है कि सेम है? अब हमने बोला है कि गैसियस फॉर्म है ना, वेपर्स क्या है? गैसियस फॉर्म है, लेकिन क्या वो गैसेस जैसे ही सेम है या अलग है? वेपर्स आर द सेम एज गैसेस। वेपर जो है वो गैसेस जैसे ही होते हैं, बट आर इन द गैसियस स्टेट, लेकिन वो गैसियस स्टेट में होते हैं। सब्सटेंसेस दैट ऑर्डिनरीली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। अब कुछ सब्सटेंसेस जो नॉर्मली गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम गैसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ये नेचुरली ही गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapors in the gaseous state. लेकिन कुछ substances जो आमतौर पर solid होते हैं या फिर liquid होते हैं, लेकिन वो convert हो जाते हैं गर्म होने पर, बॉयल होने पर अपनी वेपर स्टेट में, उसको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम वेपर्स बोल देते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है उनको हम गैसेस बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अपनी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होती है गैसेस फॉर्म में उसको हम गैसियस स्टेट या फिर वेपर बोल देते हैं। ठीक है, दस इन द गैसियस स्टेट सल्फर ऑर्डिनरीली एज अ सॉलिड इज कॉल्ड सल्फर वेपर। जो सल्फर एक सॉलिड है उसको हम सल्फर वेपर बोलते हैं उसकी गैसियस फॉर्म में। पानी जो है हम नॉर्मली उसको पानी बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में हम उसको क्या बोल देते हैं? वाटर वेपर। आगे बढ़ते हैं। सम सॉलिड वेपराइज डायरेक्टली। अब कुछ सॉलिड अपने आप ही वेपराइज हो जाती है। अब वेपराइज, अभी हमने पढ़ा है कि सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में चेंज होते हैं, फिर वो लिक्विड भाप बनता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो चुका है वेपर फॉर्म में, यानी कि सेंटर वाली जो स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी, वो आई ही नहीं। अब ये इसका क्या फिनोमिनन है, इसको पढ़ते हैं। सम सॉलिड्स वेपोराइज विदाउट मेल्टिंग, अ फिनोमिनन कॉल्ड सब्लिमेशन। अब जो सॉलिड बिना पिघले, बिना मेल्ट हुए कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मोथबॉल or an air freshener kept in the open slowly becomes smaller in size and finally disappears. अब आपने देखा होगा कि कोई mothball, जिसको नेफ्थलीन बॉल भी बोल सकते हैं, या फिर एयर फ्रेशनर्स
जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं ओडोनिल में जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो धीरे धीरे उनका बॉल्स का साइज छोटा हो जाता है अपने आप ही। वो सॉलिड होती हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, धीरे धीरे वो एकदम से डिसअपेयर हो जाती हैं, गायब हो जाती है। इनफैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल कॉल्ड नेफ्थलीन। ये सब्सटेंसेस एक केमिकल से बने होते हैं जिसका नाम क्या है, नेफ्थलीन, विच सब्लिमेट्स एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर खुद की सॉलिड फॉर्म को कन्वर्ट कर सकता है वेपर में। कैम्फर ऑल्सो सब्लिमेट्स एट रूम टेम्परेचर, ऐसे ही कैम्फर भी रूम टेम्परेचर पर सब्लिमेट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब हमने मैटर के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ लिया। कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी हमने पढ़ना है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है। मैटर जो है किस चीज़ का बना हुआ है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज प्योर और इम्प्योर। अब कंपोजिशन के हिसाब से मैटर जो है वो 2 तरीके का होता है, स्टेट के हिसाब से 3 तरीके का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कंपोजिशन के हिसाब से 2 तरीके का, अभी कौन सा है, प्योर या फिर इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, लेट्स स्टडी। Pure substances are single substances, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, water and carbon dioxide. सिंगल सब्सटेंसेस जो एक ही सब्सटेंस से बने हैं, हम बोलेंगे कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ईच ऑफ दैम हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर। इन सबका अपना ही बिहेवियर होता है, अपनी ही प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने ही खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज ईदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। वो या तो एक एलिमेंट हो सकता है या तो एक कंपाउंड हो सकता है। अभी ये 2 नई और टर्म्स आ गई साइंस की, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनिए क्या होते हैं ये एलिमेंट्स। An element is a substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए जब हम किसी सब्सटेंस को और ब्रोक डाउन नहीं कर सकते और तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। When we say by chemical means, we mean by a process involving a chemical change. जब हम chemical means बोलते हैं तो जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी chemical change के जरिए, यानी कि ये ऑलरेडी एक सिंपलर सब्सटेंस है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ये क्या है, एलिमेंट है। When any new substances are formed in a change, it is called a chemical change. अब chemical की change क्या होता है ना, जब 2 सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, मिलकर कोई चीज़ नई बना देते हैं, है ना, कोई नया सब्सटेंस बना देते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन व्हेन बर्न्ट इन द एयर, जब हवा की प्रेजेंस में कार्बन को जलाया जाता है तब एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। लेकिन जैसे कि केमिकल चेंज है उसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, वैसे ही फिजिकल चेंज भी होता है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब फिजिकल चेंज क्या होगा, उसकी लुक्स में चेंज आएगा, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। पानी है, पानी से बनी हुई बर्फ़ है, अब वो बर्फ़ पिघल रही है तो लिक्विड बन रहा है, वो लिक्विड को बॉयल किया जा रहा है तो वेपर्स बन रहे हैं ना। तो ये तीनों जो है वो क्या है, पानी है, लिक्विड है, सॉलिड है, वेपर है, ये तीनों ही पानी की ही 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर है। इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इनमें चेंजेस भी आते हैं, लेकिन इन चेंजेस में हम कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा हो ये नहीं देख रहे हैं। यही देख रहे हैं ना हम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड, लेकिन ये तो नहीं देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर, अभी एलिमेंट्स के कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। और भी कई सारे हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 114 एलिमेंट्स आर नोन। आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स इस बुक के हिसाब से बताए गए हैं कि दुनिया में जाने जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। अभी 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। हार्ड मीन्स सख्त। सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड एंड मर्करी अ लिक्विड आर एक्सेप्शंस। अभी मेटल्स में 2 केसेस अलग हैं। सोडियम जो है वो सॉलिड होता है और मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहा है। सोडियम जो है वो सॉफ्ट सॉलिड यानी कि पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
लेकिन इनके अलावा बाकी सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव अ लस्टर कार्ड मेटेलिक लस्टर, मेटल्स में एक चमक होती है जिसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। दे आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी बेंट विदाउट बीइंग ब्रोकन, वो डक्टाइल होते हैं यानी कि उनको मोड़ा जा सकता है बिना ही ब्रोक किए, यानी कि बिना तोड़े उनको इस तरीके से वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोड़ कर, फोल्ड कर कर। दे आर मैलिएबल, डैट इज दे कैन बी बीटन और प्रेस्ड इनटू शीट्स और फॉयल, उनको बीट कर कर पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं, ठीक है। दे आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस अ मेटेलिक साउंड व्हेन हिट बाय अ हार्ड सब्जेक्ट, वो सोनोरस होते हैं यानी कि जब किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ उनको हिट किया जाता है तो वो साउंड क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है मेटल्स के। मेटल्स हेल्प अस इन मेनी वेज, वी यूज दैम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रेलवे ट्रैक्स, ऑटोमोबाइल्स, लोकोमोटिव्स, एयरक्राफ्ट, फैक्ट्रीज एंड मशीनरीज, ये सारी जगहें हैं जहाँ पर हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। They are also used for making agricultural tools, surgical equipments, electrical appliances, utensils and cutlery, ये सारी चीज़ें बनाने में भी काम आते हैं। आई होप आपको इन सारी चीज़ों के मीनिंग ऑलरेडी पता हो। इन एडिशन, इसके अलावा दे प्ले अ की रोल इन दी transmission of electricity from the place where it is generated to the places where it is used। इसके अलावा मेटल्स जो है वो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ट्रांसमिशन में। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स क्या है, उनके फ़ायदे क्या हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड, जैसे सॉलिड में होते हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, लिक्विड में है हमारे पास ब्रोमीन, और गैसेस में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो तीनों ही स्टेट्स में नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स दे हैव नो लस्टर, जैसे मेटल्स में लस्टर होती है, इनमें कोई लस्टर नहीं है, दिखने में ये क्या है, डल लुकिंग है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन मेटल डल होते हैं। दे आर ब्रिटल, यानी कि वो ईजिली जब सॉलिड होती हैं, अगर वो बाय चांस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो ईजिली ब्रोकन यानी कि ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। दे आर ब्रिटल इफ सॉलिड, अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो आसानी से टूट सकते हैं। दे आर नॉन सोनोरस, इसके अलावा उनमें कोई भी साउंड प्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होती। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस, इसके अलावा नॉन मेटल्स की भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंस है? द एयर डेट वी ब्रीथ इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 79% एंड ऑक्सीजन अबाउट 20%। जिस हवा से हम सांस ले रहे हैं उस हवा में मेनली ये दो गैसेस प्रेजेंट हैं, कौन सी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा भी काफ़ी सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती है। वी वुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वाटर विच इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो भी किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, जो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। क्लोरीन इज ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन दी ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पीने के पानी में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मारने के लिए क्या चीज़ प्रेजेंट होती है उनमें? क्लोरीन। आयोडीन इज यूज टू हील वोन्स एंड स्प्रेन्स, अगर कहीं पर चोट लग जाती है या फिर बॉडी में सूजन आ जाती है तो उनको ठीक करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर इज़ यूज टू क्योर स्किन डिजीजेस, चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कोयले में सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रेजेंट होती है वो कार्बन होता है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेनली कंटेन सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ कार्बन, सारे के सारे लिविंग बींग्स जो हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, उनमें भी कुछ सब्सटेंसेस नॉन मेटल जो है कार्बन जैसे कि उनमें प्रेजेंट होते हैं। अभी ये सारा कुछ हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम देखेंगे कि अभी कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट वो थे जिनको ब्रोक नहीं किया जा सकता, जिनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एलिमेंट, ए कंपाउंड कैन बी स्प्लिट और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, जैसे कि एलिमेंट्स को केमिकल मीन्स के ज़रिए तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है, उनको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। उसके एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट, कंपाउंड जो है उनको स्प्लिट किया जा सकता है उनके सिंपलर फॉर्म से बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। सो वाटर क्या है? एक
कंपाउंड है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है जिसको कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। इनफैक्ट 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसके अलावा एलिमेंट जो है वो खुद से ही जुड़कर, आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बना सकते हैं। In a chemical combination, the elements combine only in a fixed proportion. एक केमिकल कॉम्बिनेशन में यानी कि केमिकल रिएक्शन जब करवाई जाती है तो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि खास मात्रा में ही आकर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 9 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 9 ग्राम पानी बना रहे हैं तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, तभी वो टोटल अमाउंट 9 ग्राम ऑफ वाटर बना सकती है। सो 9 ग्राम ऑफ water will always contain 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। तो ये एक प्रोपोर्शन जो है फिक्स्ड है, हमेशा ही इसमें इतनी ही मात्रा 1 ग्राम मात्रा हाइड्रोजन की और 8 ग्राम मात्रा जो है ऑक्सीजन की रहेगी ताकि 9 ग्राम पानी बन सके। कभी भी ये नहीं होगा कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाए और 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एनी अदर प्रोपोर्शन, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही रहेगा। ऑल्सो द कंपाउंड फॉर्म्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेज बट अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देम इज वाटर। तो ये जो कंपाउंड है अपनी स्टेट को भी एकदम चेंज कर लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अकेले अकेले देखते हैं तो वो क्या है, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं तब ये हमें लिक्विड फॉर्म दिखाते हैं जिसका नाम क्या है, वाटर। सिमिलरली द ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऐसे ही ब्लू रंग के जो क्रिस्टल होते हैं कॉपर सल्फेट के, वो अपने कॉपर से और सल्फर से अगर हम उनको अलग अलग देखा है या फिर ऑक्सीजन को अलग अलग देखें तो उनका रंग जो है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। कॉपर का क्या है, रेड ब्राउन मेटल है, सल्फर एक येलो नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है। लेकिन जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन कर जाती तो क्रिस्टल बना देते हैं ब्लू कलर के, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, यानी कि वो प्योर नहीं होंगे, उनमें किसी चीज़ की मिलावट होगी। An impure substance or mixture contains 2 or more substances in any proportion। impure substances में एक से ज़्यादा यानी कि 2 चीज़ें या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो मिक्स हुई पड़ी होंगी। ऑल्सो दीज सब्सटेंसेज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और ये सब्सटेंसेज जो हैं एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। अ मिक्सचर में कंटेन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक मिक्सचर में या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो दोनों ही उसमें मिले हुए हों। अ मिक्सचर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द कंपाउंड। तो हमें एक मिक्सचर को एक कंपाउंड से ही कन्फ्यूज नहीं होना है। मिक्सचर एक अलग चीज़ है और कंपाउंड एक अलग चीज़ है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। जब एक कंपाउंड बनाया जाता है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं उसकी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एकदम प्रोपोर्शन जो है उसका फिक्स्ड रहता है। बट दैट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट। लेकिन मिक्सचर में ऐसे कंपोनेंट जो है उनका प्रोपोर्शन एकदम फिक्स्ड नहीं रह सकता है। For example, any amount of salt or sugar can be mixed with any amount of water to form a mixture। जैसे हम पानी में कितनी भी अमाउंट का सोल्ट या फिर शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट मटेरियल्स दैट वी यूज़ और कम अक्रॉस आर मिक्सचर्स। हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स हैं या फिर जिन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो मिक्सचर्स हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड अदर्स नीड प्योरिफिकेशन दैट इज सेपरेशन बिफोर यूज़। उनमें से काफ़ी सारे हमें हमारे लिए ऐसे ही यूज़फुल होते हैं, लेकिन काफ़ी सारों को हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, उनको सेपरेट करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। Some examples of naturally occurring and man-made useful mixtures are given below। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे नेचर में कुदरती जो हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं या फिर मैन मेड बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एयर। एयर जो है हम सभी जानते हैं हवा एक मिक्सचर है जो नेचुरली हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। एयर कंटेन्स द एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर दैट इज वाटर। अब हवा में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट है। एलिमेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि कंपाउंड जो है वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर दैट इज वाटर। ये सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड एयर
जो पानी नेचुरली प्रेजेंट होता है उसमें डिजोल्व एयर यानी कि हवा जो है ऑलरेडी मिक्स हुई पड़ी रहती है, विच इज़ इसेंशियल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, जो एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो एयर इसमें डिजोल्व है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, जो किसी भी जीव के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल टेक इज फूड। अभी फूड भी एक मिक्सचर है। कैसे? वाइल ईटिंग यू रियलाइज दैट फूड इज़ अ ग्रैंड मिक्स। जब आप खाना खाते हो आप ये महसूस करते हो कि फूड जो है एक मिक्सचर है। कैसे? अभी किचन में जो खाना बनाया जाता है उसमें कई तरीके से मसाले जो है वो कई तरीके के ऐड किए जाते हैं, उसमें पानी ऐड किया जाता है, उसमें ग्रेन्स ऐड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से फूड भी एक मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। शुगर सोल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी हम मीठे का सोल्यूशन लेते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उनमें भी क्या है, मिक्सचर है। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन वाटर इज इनविग्रेटिंग। एक सोल्यूशन जो है शुगर का या फिर ग्लूकोज का, जब उसको पानी में ऐड किया जाता है तो वो इनविग्रेटिंग सोल्यूशन बन जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू विच आर एडेड सम स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। दे आर हाईली रिफ्रेशिंग। कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, उनमें फिजी ड्रिंक्स प्रेजेंट रहती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहता है और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग भी उसमें ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेडिसिन, वो भी मिक्सचर है। मोस्ट मेडिसिन आर मिक्सचर्स। ऑन द लेबल ऑफ अ मेडिसिन बोतल यू विल फाइंड द सब्सटेंसेज और इंग्रेडिएंट्स इट कंटेन्स। एक मिक्सचर जो है उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही एक मेडिसिन की बोतल में भी आप देख सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अलॉयज। अभी अलॉयज जो है वो क्या है? अलॉयज, एन अलॉय इज अ मेटल मिक्सचर विद अदर मेटल्स एंड और नॉन मेटल्स। एक अलॉय जो है वो भी मिक्सचर है, लेकिन किस चीज़ का मिक्सचर है? या तो वो अलग अलग मेटल से बना होगा या अलग अलग नॉन मेटल से बना होगा, या फिर उसमें एक मेटल एक नॉन मेटल जो है उसकी कंपोजिशन हो सकती है। द कंपोनेंट्स आर सो थॉरली मिक्स्ड दैट द होल थिंग अपीयर्स टू बी अ सिंगल सब्सटेंस। उसकी कंपोजिशन जो है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वो थॉरली एक ही सब्सटेंस का बना हुआ होगा। They are usually made by melting the components together and allowing them to melt to solidify. They are usually made by melting the components together. वो components को एक साथ melt करके बनाया जाता है and allowing the melt to solidify. और जो पिघला हुआ substance है उसको इकट्ठे ही solidify यानी कि वापस से hard form में लेके आया जाता है। Alloys are generally stronger than the metals they contain. Alloy जिस metal से बने हुए होते हैं वो actual में उस metal से ज़्यादा strong रहते हैं। Steel, the most common alloy, contains iron with small amount of carbon and manganese. Steel जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला alloy है वो किस चीज़ का बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है, जिसमें स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट रहती है कार्बन और मैंगनीज की। Stainless steel is a special steel containing some chromium and nickel also. Stainless steel एक special steel रहती है जिसमें कुछ chromium की amount और कुछ nickel की amount present रहती है। Brass contains copper and zinc, whereas bronze contain copper and tin. Brass में copper और zinc present रहता है, जबकि bronze में copper और tin present रहता है। Jewelry made of pure gold is soft and gets mishappen by small pressures. जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी रहती है वो सॉफ्ट रहती है और थोड़े से प्रेशर डालने पर उसकी जो शेप है वो खराब हो सकती है। सो द गोल्ड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज मेड स्ट्रॉन्गर बाय अलॉइंग इट विद सिल्वर एंड कॉपर। तो जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है सिल्वर और कॉपर की, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। आगे है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस। अभी अगर आपको इन टर्म्स के नेम्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी ईजी रहेगी। होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या होती हैं? अ सब्सटेंस इज होमोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी और बिहेवियर एंड कॉम्पोजिशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो थ्रू आउट एकदम सेम कॉम्पोजिशन यानी कि सेम सब्सटेंस का बना हुआ होता है। इफ़ द पार्ट्स ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी यानी कि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एकदम सेम रहेगी। All elements, for example hydrogen, oxygen, iron, gold, etc., and compounds, salt, sugar, water, etc., are homogeneous substances. ये सारे एलिमेंट जो है thoroughly जिनकी composition सेम है उन्हें हम homogeneous substances बोलते हैं। The different part of any sample of these substance will behave similarly and have the same composition.
इन सारे सब्सटेंसेस का जो पार्ट अलग अलग हुआ पड़ा है, अगर हम उनको अलग अलग भी देखें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एकदम सेम रहेगी. Next we have heterogeneous substances. A substance is heterogeneous if the different parts of it differ in properties and composition. Heterogeneous substances वो substances होते हैं जिनकी properties जो है उनके अगर हम एक एक parts उठाकर देखें तो उनकी properties अलग रहेगी. अभी यहाँ पे पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं नंबर ए पे फिगर ए में हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिखाया गया है और फिगर बी में होमोजीनियस मिक्सचर दिखाया गया है. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो दिखाया गया है उसमें एक एक कॉम्पोजिशन जो है उसकी उसमें एक एक सब्सटेंस जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से अलग है, जबकि यहाँ पे कोक की बोतल दिखाई है जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है. For example, a mixture of sand and water or that of a rice and husk is heterogeneous. The different parts of these mixture differ in properties and composition. तो हमें यहाँ पे क्लियरली ये बोल सकते हैं कि heterogeneous composition जो है, heterogeneous substances जो हैं उनकी जो composition है वो थ्रू आउट डिफर करेगी एक दूसरे से. नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं अभी हम. थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे पेंडिंग है तो ध्यान से एकदम सुनना है आपने. However, मिक्सचर में भी होमोजीनस टू, लेकिन कई बार ये हो सकता है कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनस भी हो सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. जब पानी में हम शुगर ऐड कर देते हैं तो वो शुगर जो है वो थ्रू आउट पानी में थोरोली मिक्स हो जाती है. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू पार्ट्स ऑफ अ शुगर सोल्यूशन इन टेस्ट एंड कंटेंट. तो आप उसको चाहे टेस्ट करके देखेंगे, ये नहीं होगा कि कहीं से पानी जो है वो ज़्यादा मीठा होगा, कहीं से कम होगा. उसका कंटेंट जो है वो थोरोली उसमें मिक्स हो जाएगा. सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बट दे आर होमोजीनस. तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो एकदम होमोजीनस होते हैं, यानी कि लिक्विड में जब कोई चीज़ मिक्स की जाती है तो वो थोरोली उसमें घुल जाती है. An alloy is also a homogeneous mixture. So an alloy, if solid, is called a solid solution. तो अगर कोई alloy हम ले रहे हैं तो वो भी homogeneous mixture रहेगा. अब homogeneous mixture जो रहता है वो thoroughly एकदम solution जैसा होता है, यानी कि ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा, जैसे पानी और शुगर का solution देखें तो ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा मीठा कहीं से कम मीठा. ऐसे ही अगर हम alloy का solution देखते हैं, लोहे का मिक्सचर देखते हैं, उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं और उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में एक सॉल्यूशन है. दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स जो है वो किन चीज़ों से बने हुए हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एक्चुअल में जिस चीज़ का नाम हमने यहाँ पे इस चैप्टर में थॉरोली कवर किया है वो है मैटर. तो अब ये मैटर जो है वो किन चीज़ों का बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर्स जो हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं. तो अभी ये दो टर्म्स नहीं आ गई हैं यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. मॉलिक्यूल्स इन टर्न्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एटम्स. अब मॉलिक्यूल जो है वो और भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं. विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते हैं. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एटम्स के पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के. एटम्स में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये सारे जो है वो एटम्स हैं. अब इन्हीं एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं. यहाँ पे देखिए नीचे. और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स अलग है. जैसे एलिमेंट में हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स आ गए, यहाँ पे दो नाइट्रोजन के, दो ऑक्सीजन के. जब हम कंपाउंड देखेंगे तो वहाँ पे दो एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस एक एलिमेंट ऑक्सीजन का ऐड करके यहाँ पे आप कलर डिफ्रेंशिएशन से इन चीज़ों को पहचान सकते हैं. ग्रीन कलर यूज़ किया गया ऑक्सीजन के लिए, ब्लू कलर हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो यूज़ किया गया है कार्बन के लिए. तो यहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं कंपाउंड्स के, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं एलिमेंट्स के. और यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल जो है यानी कि वो एटम दिखाया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव A molecule of an element is made up of atoms of only one kind. जो मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं उसके अंदर जो एटम यूज़ किया जाता है वो सिंगल काइंड का यूज़ किया जाता है. But a molecule of a compound is made up of atoms of two or more kinds of, that is
टू और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम काइंड के हैं, जबकि यहाँ पर कंपाउंड जो हैं उसके मॉलिक्यूल दो अलग अलग किस्मों के लिए गए हैं। तो यहाँ पर से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट है वो सेम होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं यहाँ पे। For example, two atoms of hydrogen combine to form a molecule of a hydrogen and two atoms of oxygen combine to form a molecule of oxygen। जब molecule of hydrogen and molecule of oxygen combine हो रहे हैं तो वहाँ पर two molecule of hydrogen and two molecule of oxygen use किए जा रहे हैं। But an atom of oxygen react with two of हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाया जा रहा है तो वहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है। However, a molecule of water contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen। और यहाँ पर इसमें दो हाइड्रोजन और एक सिंगल ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, तभी इसका वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो एटम हाइड्रोजन के और सिंगल जो है वो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। सिमिलरली एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक सिंगल कार्बन जो है वो ऐड होता है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि वो आपस में जुड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ। एटम्स जो हैं वो किन चीज़ों के बने हुए हैं। द एटम इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल। एटम जो है वो एक्चुअल में मेन पार्टिकल नहीं है। देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स विच द एटम इटसेल्फ इज मेड ऑफ। एटम के अंदर भी और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका ये एटम बना हुआ होता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड द फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तीन पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और इनको हम फंडामेंटल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ये सारी टर्म्स आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी आपकी क्लास 6th है। जब आप क्लास 10th में जाओगे, +1 में जाओगे, +2 में जाओगे या फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आपको ये सारी बेसिक टर्म जो है क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वी विल हैव द टॉपिक इज चार्ज। चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उन्हीं को हम चार्ज बोल देते हैं। अब कुछ पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, कुछ पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कुछ जो है उनके ऊपर चार्ज रहता ही नहीं है। अब ये पार्टिकल कौन कौन से हैं और उनके ऊपर ये चार्ज कैसे डेवलप होता है। It occurs in two opposite forms which is by convention we call positive और negative। तो ये दो अलग अलग opposite charges हैं जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर चार्ज दैट इज बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव रिपेल ईच अदर। जैसे कि आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, तो जब सिमिलर मैग्नेट जो है यानी कि दोनों अगर नॉर्थ पोल ले रहे हैं हम या फिर दोनों साउथ पोल ले रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर धकेलती है। वैसे ही ये चार्जेस रहते हैं। अगर हम सिमिलर चार्जेस देखते हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। बट टू पार्टिकल्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज दैट इज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन दो पार्टिकल जिनके ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि मैग्नेट्स करते हैं। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होने पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। The electrical charges on an electron and proton are equal in magnitude but opposite in nature। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर होता है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो एकदम सेम रहता है, लेकिन उनका नेचर जो है एक दूसरे से विपरीत रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल रहता है, कैरिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट रहता है। ए प्रोटॉन इज अ मच हैवियर पार्टिकल। एक प्रोटॉन जो है वो वजन में, पार्टिकल जो है वो ज़्यादा वजनीय होता है।
देन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन कैरिंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब यहाँ पर डिफरेंस भी आ गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, हल्का पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन एक भारी पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इन दोनों के विपरीत अ न्यूट्रॉन इज एज हैवी एज अ प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन जितना ही भारी रहता है, बट कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, लेकिन उस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि ना ही वो पॉजिटिव रहेगा ना ही वो नेगेटिव रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रोटॉन जो है और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तब वो एक दूसरे को चार्ज को कैंसल आउट कर देते हैं। एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल करने पर वो न्यूट्रॉन बन जाता है जिसका इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट रहता। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा बहुत थोड़ा रह गया है अभी। आई होप आपको ये सारा चैप्टर जो है समझ आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को, हो सकता है अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, आप तभी इसको लाइक करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बुरा तो मैंने नहीं पढ़ाया होगा कि आप इसको लाइक किए बिना ही यहाँ से चले जाएं। आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज़ अ न्यूक्लियस। अब एटम की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे हम तो उसमें मैंने बोला है कि एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है इन द सेंटर। एकदम सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन विच हैज़ ओनली अ प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे ये है कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ही रहता है, एक न्यूट्रॉन नहीं रहता है। तो यहाँ पर फिगर 1.11 में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ही है, जबकि यहाँ पर फिगर 1.12 में आप ये देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से थोड़ी सी दूरी पर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग राउंड इट। तो न्यूक्लियस से दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, जैसे धरती जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन इट। न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है उसका चार्ज पॉजिटिव रहता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। But the same number of electrons as protons revolve round the nucleus and balance the positive charge of the nucleus। जबकि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना ही सेम नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि यहाँ पे फिगर में देखिए 6 प्रोटॉन इसके अंदर है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, दो ऊपर दो नीचे और एक एक लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हैं। 6 प्रोटॉन इसके अंदर है, 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि ये इसके साइज को एकदम से बैलेंस कर सके, इसके वेट को बैलेंस कर सके, इक्वेशन को बैलेंस करके रख सके। So the atom has no net electrical charge on it. In other words, the atom is electrically neutral. तो जब इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर के नेगेटिव चार्ज के द्वारा एकदम बैलेंस हो जाएगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इस यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने आपके साथ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। मैटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या है, एनर्जी क्या है, मैटर की 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, उसके अलावा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, बेसिक कंपोजिशन जो है मैटर की वो क्या है, किन चीज़ों से मैटर बना हुआ है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है और मैटर क्या है। इसके अलावा एटम क्या है और एटम्स के कौन कौन से अंदर उसके इंटर मॉलिक्यूल्स, इंटर सब एटॉमिक्स पार्ट हैं। अगर ये सारे डेफिनेशन को आप आंसर कर सकते हो, इसका मतलब आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना है। मैटर, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अगर सिर्फ कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स इज कॉल्ड इट्स मास। उस मैटर में कितनी अमाउंट है, उस मैटर की, उस सब्सटेंस में कितनी अमाउंट उस मैटर की है, उसको हम बोलेंगे उसका मास। एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर, कोई चीज़ जो मैटर नहीं है बट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन उसमें क्षमता है कुछ काम करने की, उसको हम उसकी कैपेसिटी बोलेंगे।
मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट। जब स्टेट मैटर की एक स्टेट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मैटर इज़ क्लासिफाइड एज। कंपोजिशन यानी कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है उस हिसाब से मैटर जो है इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले उसकी 2 फॉर्म्स है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर फॉर्म आगे डिवाइडेड है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स आगे सब टाइप्स के हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी के साथ एक एलिमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन है कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम केमिकल मीन्स के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो थोरली एकदम सेम कंपोजिशन जिसकी रहती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन डिफर करती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स, मैटर जो है जो स्मॉल कंपाउंड्स के स्मॉल पार्ट्स के बने हुए हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो आगे और छोटे सब्सटेंसेस के बने हुए हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। एटम जो है जिसकी सब एटॉमिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी के साथ चैप्टर फुल कंप्लीट है। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 1 जिसका नाम है मैटर एंड इट्स नेचर। क्या नाम है चैप्टर का? मैटर एंड इट्स नेचर, जिसके बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर पसंद आया हो, आपको समझ आया हो और आपको लगे कि मुझे और वीडियोस बनानी है तो प्लीज़ चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।